नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 अप्रैल 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में डांस की इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। डांस सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, बल्कि अपनी फीलिंग्स और कल्चर को एक्सप्रेस करने का एक खूबसूरत तरीका है। और आज ही के दिन साल 2007 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। देश में ऊर्जा सप्लाई को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और राहत की बात यह है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार डोमेस्टिक एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की सप्लाई 100% सामान्य रूप से जारी है, यानी घरों और दैनिक जरूरतों के लिए कोई कमी नहीं है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सप्लाई करीब 70% तक बहाल हो चुकी है। सरकार ने प्राथमिकता तय की है। सबसे पहले एलपीजी सप्लाई हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और फार्मा, स्टील, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को दी जा रही है ताकि जरूरी सेवाओं पर कोई असर न पड़े। इसके साथ ही माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर्स की सप्लाई लगभग 2 गुनी कर दी गई है, जिससे छोटे स्तर पर काम करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। सरकार का फोकस साफ है, इसेंशियल सर्विसेज और आम लोगों तक बिना रुकावट एनर्जी पहुंचाना। कुल मिलाकर देश में एनर्जी सप्लाई सिस्टम मजबूत और स्थिर बना हुआ है। गंगटोक की ठंडी सुबह में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान युवाओं के साथ फुटबॉल खेलकर सबका दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने खुद इस पल को साझा करते हुए कहा कि यह सत्र बेहद इनर्जाइजिंग रहा, जहां खेल, सीख और खुशी सब एक साथ देखने को मिले। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि युवाओं के साथ जुड़ने और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने का संदेश भी था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर राज्य की उपलब्धियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम अपनी संस्कृति, परंपराओं और मानवीय मूल्यों का शानदार उदाहरण है। उन्होंने सिक्किम को अष्टलक्ष्मी बताते हुए नॉर्थ ईस्ट की ताकत और गौरव का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार सिक्किम के विकास और पहचान दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट के तहत सड़कों, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और टूरिज्म में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं। खास तौर पर नॉर्थ सिक्किम में कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर फोकस है। पीएम मोदी ने सिक्किम के इको वेलनेस टूरिज्म को देश और दुनिया में बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवा स्पोर्ट्स में बेहद प्रतिभाशाली हैं और सरकार उन्हें बेहतर फैसिलिटीज देने पर काम कर रही है। गंगटोक में कल्चरल कार्यक्रमों की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीवंत उदाहरण बताया। साथ ही पीएम मोदी ने ऑर्चिडेरियम गंगटोक का दौरा किया और सिक्किम की अद्भुत बायोडाइवर्सिटी और नेचर हार्मोनी की सराहना की। यह दौरा डेवलपमेंट, कल्चर, यूथ इंगेजमेंट और नेचर कंजर्वेशन, इन सभी पहलुओं का एक शानदार मिश्रण रहा। सिक्किम दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और वहां वाराणसी में आयोजित एक बड़े महिला सम्मेलन में महिलाओं की ताकत और भागीदारी को लेकर एक मजबूत संदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना महिलाओं की शक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है। पीएम मोदी ने काशी के सांसद के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर महिलाओं से आशीर्वाद भी मांगा। खास तौर पर उन्होंने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में महिला आरक्षण लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा भागीदारी देगा और देश के विकास को नई दिशा देगा। इस कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जो वीमेन एम्पावरमेंट की बड़ी ताकत को दिखाती है। यह संदेश साफ है, भारत का भविष्य महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व के साथ और भी मजबूत बनने जा रहा है। वाराणसी से विकास और कनेक्टिविटी को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 6350 करोड़ की विभिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेल, रोड, वाटर, हेल्थ केयर, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई अहम क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोकसभा व स्टेट असेंबलीज में महिला आरक्षण लागू करना एक बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य है। रेलवे सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई को जोड़ेंगी।
इससे यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और आसान होगी। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम और श्री राम मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच और बेहतर होगी। इसके अलावा वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना की फाउंडेशन भी रखी गई, जिसमें गंगा नदी पर रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण भी शामिल है। इससे ईस्टर्न यूपी और बिहार में रेल कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलेगा। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम भी समझ लेते हैं। पीएम मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर है, जो मीरठ से प्रयागराज तक ट्रेवल टाइम को काफी कम करेगा। यह पूरा दौरा साफ संकेत देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और विमेन एम्पावरमेंट तीनों पर एक साथ तेजी से काम हो रहा है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूनियन कैबिनेट ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके लिए करीब 2584.60 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस योजना के तहत देश भर में लगभग 1500 मेगावाट नई बिजली क्षमता जोड़ी जाएगी। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की खासियत है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और लगातार रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी देने में सक्षम होते हैं। इस इनिशिएटिव से कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान करीब 51 लाख % रोजगार भी पैदा होंगे। यानी यह योजना एनर्जी सेक्टर के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। स्मॉल हाइड्रो पावर ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है और रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स को मजबूत बनाता है। यह कदम इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स को हासिल करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत होगी। देश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए भारत सरकार ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वर्कर्स और लेबरर्स की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। खास तौर पर आउटडोर और लेबर इंटेंसिव काम करने वाले मजदूरों पर ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने एक कोऑर्डिनेटेड और मल्टी सेक्टरल अप्रोच अपनाने पर जोर दिया है। एडवाइजरी के तहत काम के घंटे फ्लेक्सिबल करने की बात कही गई है, ताकि लोग एक्सट्रीम हीट से बच सकें। सभी वर्क प्लेसेज पर पर्याप्त ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स और अन्य कार्यस्थलों पर रेस्ट एरियाज और कूलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इमरजेंसी के लिए आइस पैक्स और हीट इलनेस प्रिवेंशन मटेरियल्स उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर वर्कर्स का नियमित हेल्थ चेकअप कराने पर भी जोर दिया गया है। यह कदम हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि बढ़ती गर्मी के बीच कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। सेंट्रल एशिया में चल रही अहम बैठक के दौरान भारत की रक्षा कूटनीति एक बार फिर सक्रिय नजर आई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट के दौरान कई अहम मुलाकातें की। सबसे पहले उन्होंने किर्गिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रुस्लन मुकम्बेटोव से बैठक की। राजनाथ सिंह ने इस मुलाकात को प्रोडक्टिव बताते हुए कहा कि इंडिया और किर्गिज रिपब्लिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दोनों देशों के बीच डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, कल्चर और हेरिटेज जैसे साझा मूल्य मौजूद हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिया किर्गिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देता है। दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर विक्टर ख्रेनिन से भी मुलाकात की। इस बैठक में डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने और बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इन बैठकों से साफ है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर अपने डिफेंस पार्टनरशिप्स को लगातार विस्तार दे रहा है और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति को लेकर भारत ने एक बार फिर सख्त और स्पष्ट रुख दिखाया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच से कहा कि हमारे क्षेत्र के शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एससीओ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का संरक्षक बनकर काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद इन तीनों से मिलकर लड़ना जरूरी है, क्योंकि मजबूत रीजनल सिक्योरिटी ही विकास और खुशहाली की असली नींव है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सफलता इसी में है कि हम एकजुट उद्देश्य
और स्पष्ट सोच के साथ आपसी सहयोग बढ़ाएं। उन्होंने यह भी बताया कि एससीओ दुनिया की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी है। डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा कि हमें जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि शांति और समृद्धि की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के केंद्र अब किसी भी कीमत पर सजा से नहीं बच सकते। यह भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मजबूत प्रमाण है। यह संदेश दर्शाता है कि भारत ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी में एक निर्णायक और जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट एनालेना बारबॉक से मुलाकात की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण ग्लोबल टॉपिक्स पर बातचीत हुई, जैसे UN80 इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत है। खासकर ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मजबूत होनी चाहिए। इस बैठक को इंडिया की सक्रिय ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में बढ़ती भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर इस तरह की बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। नई शिक्षा सत्र के बीच छात्रों तक समय पर किताबें पहुंचाने को लेकर भारत सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की पाठ्य पुस्तकों की अवेलेबिलिटी, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा की। इस दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किताबों के स्टॉक की स्थिति भी जांची गई। इसका खास फोकस रहा रूरल एरियाज के छात्रों तक समय पर किताबें पहुंचाने पर। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सप्लाई चेन को और मजबूत किया जाए, प्रिंटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए और लास्ट माइल डिलीवरी पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब तक सभी छात्रों तक फिजिकल बुक्स नहीं पहुंचती, तब तक डिजिटल माध्यम से पढ़ाई जारी रह सके। इसके लिए ई-पाठशाला प्लेटफॉर्म पर डिजिटल टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध कराए गए हैं। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि किसी भी छात्र की पढ़ाई किताबों की कमी के कारण प्रभावित न हो और हर बच्चे तक शिक्षा समय पर और आसानी से पहुँचे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह इंस्टीट्यूट युवाओं और इंटरप्रीनियर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभाएगा। इस आधुनिक संस्थान में 41 एडवांस्ड मशीन्स लगाई गई हैं, जिनमें ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, CAD, कास्टिंग, टेस्टिंग और फिनिशिंग शामिल है। यानी यहाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स मिलेंगी। इस मौके पर इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के बीच MOU भी साइन हुआ, जिसके तहत लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दोस्तों, अब हमारे राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों मशोबरा, शिमला में समर सोजर्न पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति निवास मशोबरा का दौरा किया, वहां विजिटर फैसिलिटीज का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने निवास के लॉन में खुमानी यानी कि एप्रिकॉट का पौधा भी लगाया। यह कदम इन्वायरमेंट अवेयरनेस और नेचर कंजर्वेशन का संदेश भी देता है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच एक नई चिंता सामने आई है, समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स की सुरक्षा। ईरान ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद सबमरीन केबल्स रीजन की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक कमजोर कड़ी बन सकती है। यह वही जगह है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यहीं से दुनिया के लगभग 99% इंटरनेट डेटा गुजरता है। ये सबमरीन केबल्स क्या होती हैं वो समझिए। ये समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं जो देशों के बीच इंटरनेट, टेलीकॉम और डाटा ट्रैफिक को जोड़ती हैं। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप तक का डाटा इन्हीं केबल्स के जरिए जाता है। अगर इन केबल्स को नुकसान होता है तो इंटरनेट स्लो हो सकता है या पूरी तरह बंद भी हो सकता है। ई-कॉमर्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ग्लोबल बिजनेस सब पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर गल्फ देशों जैसे UAE और सऊदी अरबिया अपनी डिजिटल इकोनॉमी और AI प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हीं केबल्स पर निर्भर हैं। खतरे क्या हैं वो समझिए। युद्ध के दौरान एक्सीडेंटल डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे जहाज के एंकर्स, फिशिंग एक्टिविटीज़ या अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस। एक्सपर्ट्स के अनुसार 70 से 80% केबल डैमेज एक्सीडेंटल ही होता है। अगर केबल्स टूट जाएं तो रिपेयर आसान नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपेयर करना रिस्की होता है। परमिशंस और सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होती है। क्या सैटेलाइट इसका विकल्प है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं।
सैटेलाइट नेटवर्क्स इतनी बड़ी डाटा कैपेसिटी हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए सबमरीन केबल्स अभी भी ग्लोबल इंटरनेट की बैकबोन है। इससे साफ है कि अगर ये केबल्स प्रभावित होती हैं तो असर सिर्फ एक रीजन पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी पर पड़ेगा। इसलिए इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सुरक्षा आज ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुकी है। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध को ख़त्म करने की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है, जिससे शांति वार्ता की उम्मीदें कमज़ोर पड़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि पहले युद्ध खत्म किया जाए और गल्फ में शिपिंग विवाद सुलझाया जाए, उसके बाद ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा हो। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि न्यूक्लियर इशू पर शुरुआत से ही बातचीत हो। इसी मतभेद के कारण दोनों देशों के बीच बातचीत अटक गई है। यह संघर्ष करीब 2 महीने से जारी है, जिसने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को प्रभावित किया है, इन्फ्लेशन बढ़ाया है और हजारों लोगों की जान भी गई है। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची लगातार डिप्लोमेटिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान, ओमान और रसिया का दौरा किया और रसिया में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल सप्लाई अभी भी प्रभावित है। पहले जहां रोज 125 से 140 जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर सिर्फ 7 जहाज रह गई है और इनमें से कोई भी ग्लोबल मार्केट के लिए ऑयल नहीं ले जा रहा है। यूएस ब्लॉकेट के कारण कई ईरानियन ऑयल टैंकर्स को वापस लौटना पड़ा है। इससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेज में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक ऑयल फ्लो नॉर्मल नहीं होता तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ईरान का कहना है कि उसने ब्लॉकेट के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है और अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे साफ है कि दोनों पक्षों के बीच दूरी अभी भी काफ़ी है और जल्द समाधान की संभावना फिलहाल कम नज़र आ रही है। आज सर्राफा बाजार से सोना और चांदी के दाम में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका रेट करीब 15,300 से 15,370 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,52,000 से 1,53,700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 260 रुपये प्रति ग्राम बनी हुई है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 के आसपास मार्केट में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।